नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 32, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेल करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में हीन यान के बारे में कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में विश्वास। दूसरा है हीन यान एक व्यक्तिवादी धर्म था। तीसरा है हीन यान का मूर्ति पूजा में विश्वास था। और आखिरी है हीन यान के मतानुसार निर्माण प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो हम देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में विश्वास, हीनयान करते थे। ठीक है, हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था, एकदम सही है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म क्यों था? क्योंकि ये मानते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इंसान के व्यक्ति के खुद के धर्म काम आते हैं। ठीक है, व्यक्ति के धर्म के अनुसार उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आखिरी हम देखते हैं हीनयान के मतानुसार निर्माण प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। हीनयान मानते थे कि एक बार मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है तो फिर बार बार उसका जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। हीनयान का मूर्ति पूजा में विश्वास था, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? क्योंकि हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वो बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखते थे। महायान की अगर हम बात करते हैं तो वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे क्योंकि वो बुद्ध की पूजा करते थे। ठीक है, यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई ना। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में दिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, ये एक आसान सा प्रश्न है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे ये पूछ ले कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र दिया है, तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। अच्छा, अगर हम ऋग्वेद के बारे में कुछ और चीजों पर ध्यान दें तो देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया है, मैंने आपको बताया है अभी। ऋग्वेद के अगर हम 10वें मंडल की बात करें तो इसमें नास्तीय सूक्त और संवाद सूक्त का उल्लेख है। याद रखिएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो 10वें मंडल से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ लेगा। अब यहाँ पर ऋग्वेद के मंडल दिए गए हैं और उनके रचयिता दिए गए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इसको भी आप अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब भी हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की बात करते हैं तो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है? गृहस्थमत। ठीक है, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चौथे मंडल के वामदेव, पांचवें मंडल के अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ तथा आठवां मंडल कर्ण व अंगिरा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। अगर पेपर को में इस प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा ऋग्वेद से रिलेटेड तो यहां से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 2-3 बार पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाएगी। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा सही है? ठीक है, सही पूछा गया है आपसे। पुरातत्वविदों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, दूसरा आपका दिया गया नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार सब दफनाकर करते थे। और तीसरा है नवपाषाण काल में लोगों को वस्त्र बुनने की कला का ज्ञान हो गया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो मैं आपको बताऊं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक
एरा फ्रॉम मेनी साइट, ये तो सही ही है। आपने पेपर में प्रश्न भी देखा होगा, बहुत से मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स के बारे में आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा है इन द नियोलिथिक एज ह्यूमन यूज्ड टू परफॉर्म द लास्ट रिचुअल्स ऑफ देयर डेड रिलेटिव्स बाय ब्यूरियल बॉडीज, ठीक है। उनकी जो बॉडीज थी उनको, उनके जो शव हुआ करते थे जो उनके रिलेटिव्स के, उनको दफना दिया जाता था, ये भी एकदम सही है। इन द नियोलिथिक पीरियड पीपल बिकेम अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ वीविंग, ठीक है, उनको बुनना आ गया था। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और मैं आपको बताऊं ये एक बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट थे, ठीक है, इसमें इतना कुछ सोचना नहीं था। तो 1, 2 एंड 3 इज द राइट स्टेटमेंट। अच्छा, पेपर में कई बार ना नियोलिथिक साइट्स से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है कि नियोलिथिक साइट्स के बारे में बताइए। तो कुछ नियोलिथिक साइट्स आप याद रखेंगे, जैसे बुर्ज होम, ठीक है, मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है, चिरंद, बेलन घाटी, बेलन वैली। तो ये कुछ है नियोलिथिक साइट जो आप याद रखेंगे। थोड़ी सी राइटिंग अगर खराब लग रही हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूं। तो बुर्ज होम, ठीक है, मेहरगढ़, चिरंद, ये चिरंद है CHIRAND, बेलन वैली। तो पेपर में अक्सर पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहां से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चौथे प्रश्न को देखते हैं। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, ठीक है। Who was the first Sultan of Delhi to participate in the public festival of Holi? सबसे पहले दिया है फिरोज शाह तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी और आखिरी में दिया है इब्राहिम लोदी। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। बी इज द राइट आंसर क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लेकिन अगले प्रश्न को देखने से पहले देखिए क्लास, मैं आपको बता दूं ये हमने चौथा प्रश्न डिस्कस किया है। अब चौथे प्रश्न से रिलेटेड हम कुछ और प्रश्नों को यहां पर देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करा देते हैं आपको। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम था जौना खान, याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, Who among the following came to seek the permission to rebuild the Buddhist monasteries in the Himalayan region which were destroyed during the Karachi expedition? ठीक है, किसने पहली बार परमिशन मांगी थी कि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी और जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी कराची एक्सपेडिशन के समय, उसको रिबिल्ड करने की परमिशन किसने मांगी थी? हिंदी वालों को भी समझ में आ रहा होगा, इतना डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोल रही हूँ क्लास। मेरा मेन पर्पस ये है कि जल्दी जल्दी वो पॉइंट्स रिवाइज कर ले जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है। तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने परमिशन मांगी थी कि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी कराची एक्सपेडिशन के समय, उसको रिबिल्ड करने की बात कही थी हिमालयन रीजन में। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत सेंट इब्न बतूता टू द कोर्ट ऑफ चाइनीज एम्परर इन 1347? इसका भी सही उत्तर आपका क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। पेपर में पूछ लेता है इब्न बतूता जो है वो किसके समय में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ये भी चीज याद रखिएगा। और इब्न बतूता को ही चाइनीज एम्परर के पास किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। दीवाने को ही डिपार्टमेंट ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दीवाने को ही जो ये आपका है जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा अपने पेपर से रिलेटेड। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। With regards to the change that occurred as a result of Babur's arrival in India, consider the following। ठीक है, देखिए क्लास, हम लोग जब स्लाइड पढ़ते हैं ना तो कभी कभी हम लोग को पढ़ते पढ़ते चीजें गलत पढ़ देते हैं, तो उस पर आप लोग थोड़ा दुखी मत हुआ करिए, ऐसी बात नहीं है कि दुखी हो जाए। तो ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, दूसरा दिया गया स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया, इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ था। ठीक है, जब बाबर जिस समय भारत में उसका अराइवल हुआ, जब बाबर पहली बार भारत में आया या अराइव किया, तो उस समय से द यूज ऑफ गन पाउडर बिगिंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, आर्किटेक्चर बिगिन टू क्रिएट द आर्चेज एंड द डोम, ये भी गलत है।
फिर तैमूर डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन दिस रीजन, ये आपका सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए बाबर का जन्म जो है वो 1483 में हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, फरगाना में हुआ था। फरगाना आपका कहां किस में आता है, अफगानिस्तान रीजन में आता है। ठीक है, और आपको पता है कि बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इतनी चीजें पता है ना कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये तो बहुत पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और आपको पता है इसी के बाद जब बाबर इस युद्ध को जीतता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित होता है। ये भी चीज क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें बारूद की पहले बार प्रयोग की, तो भारत उपमहाद्वीप में इससे भी पूर्व बहमनी सुल्तानों एवं मंगोलों के द्वारा बारूद का उपयोग किया जा चुका था। ठीक है, ये बात सही है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने बारूदों का प्रयोग किया था, लेकिन पेपर में जो प्रश्न दिया था आपको आज की क्लास में, ये जो प्रश्न दिया इसमें लिखा है कि पहली बार बाबर द्वारा प्रयोग किया गया। तो पहली बार शब्द जो है वो गलत है, क्योंकि अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका सबसे पहली बार बहमनी सुल्तान और मंगोलों द्वारा इसका उपयोग किया जा चुका था। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। और तैमूर डायनेस्टी कब आपके स्टैब्लिश हुई है, इसी के समय पे हुई है। चलिए, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक मिनट क्लास बस। हाँ, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6 क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? ठीक है, पूछा गया है किसने एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है राज बिहारी बोस, दूसरा दिया गया बटुकेश्वर दत्त, तीसरा दिया गया सरदार भगत सिंह, और आखिरी दिया गया है चंद्रशेखर आजाद। तो मैं बता दूं आपको, यहां पर जो सही उत्तर है वो है डी। डी आपका सही उत्तर है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1924 में हुई है, और कहां पर हुई थी, कानपुर में हुई थी। ठीक है, जब हम एचएसआरए की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1928 में हुई है, और कहां पर हुई है, दिल्ली में, कोटला मैदान में, दिल्ली में। ठीक है, एचआरए जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया गया था। यहां पर एस जोड़ दिया गया था। एस का मतलब क्या था, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसका नाम किसने बदला था, चंद्रशेखर आजाद ने बदला था। जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह आपके एचएसआरए से जुड़े हुए थे। ठीक है, यहां पर चीजों में, यहां पर व्याख्या में सारी चीजें मेंशन है, अगर आप चाहें तो बाद में पढ़ भी सकते हैं। मैं एक बार बता दूं, 1924 में देखिए कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापक कौन कौन थे, सचिंद्रनाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और योगेश चंद्र थे। ठीक है, और 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदल दिया। इसका नाम क्या रखा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसकी स्थापना में अन्य सदस्य जो थे वो थे भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोरा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 7वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ठीक है, जो फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था? सांप्रदायिक पंचायत मतलब कम्युनल अवार्ड के डिक्लेरेशन के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग घटना के समय, या फिर दिल्ली के दंगों के समय? तो मैंने इस चीज के बारे में आपसे पहले भी जिक्र किया है। ठीक है, 1932 में आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 होती है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करती है, और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे रहते हैं उस समय महात्मा गांधी। और 1932 की जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें BR अम्बेडकर भी पार्टिसिपेट कर रहे रहते हैं। 1932 की जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कम्युनल अवार्ड की बात की गई थी, कम्युनल अवार्ड की बात की गई थी, जिसमें कि क्या बोला गया था कि जो दलित वर्ग है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई थी, और महात्मा गांधी अब नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए दलित वर्ग को। इसके पहले आपको पता है 1909 की जब हम बात करते हैं
तो 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई थी, अब दलित के लिए भी। तो इसी चीज के विरोध में महात्मा गांधी आमरण अनशन करते हैं, यरवदा जेल में आते हैं। जब महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है महात्मा गांधी को, और उनको यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। और महात्मा गांधी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक ये कम्युनल अवार्ड का जो ये चल रहा है ये इशू खत्म नहीं होता है। तो इसी बीच मदन मोहन मालवीय आते हैं, महात्मा गांधी से बातचीत करते हैं, BR अम्बेडकर जी से बातचीत करते हैं और इन लोगों के बीच में पूना पैक्ट साइन कराते हैं। तो पेपर में प्रश्न पूछता है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन किया गया था। तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में साइन किया गया था और उसमें सहयोग किसने दिया था, मदन मोहन मालवीय ने। तो ये भी चीजें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, A सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। ठीक है, शारदा एक्ट की बात की गई है। मिनिमम एज फॉर गर्ल एंड बॉयज कितनी थी ये पूछा गया है। तो 12 से 16, 12 और 16 सॉरी 14, 18, 15 या 21, 16 एवं 22। तो यहां पर सही उत्तर आपका है 14 और 18। ठीक है, 14 साल लड़कियों की उम्र और 18 साल लड़कों की न्यूनतम एज होनी चाहिए थी, मिनिमम एज होनी चाहिए थी फॉर द मैरिज पर्पस। तो बी आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, इसके पहले एक दो प्रश्न और जो यहां से बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर लें। नेक्स्ट 1891 की अगर हम बात करें तो 1891 में एज ऑफ कंसेंट आया था। ठीक है, पेपर में प्रश्न डायरेक्टली पूछता है कि एज ऑफ कंसेंट किस समय आया था। तो याद रखिएगा 1891 में। ठीक है, उसमें क्या बोला गया था कि जो लड़कियां हैं उनकी न्यूनतम आयु क्या होगी, 12 वर्ष। और लेकिन न्यूनतम आयु अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में आया है। ठीक है, जिसमें कि क्या एज रख दी गई, 14 वर्ष और 18 वर्ष। ये चीज आप याद रखिएगा। इसको ही हम शारदा एक्ट कहते हैं। क्यों इसको हम शारदा एक्ट करते हैं, क्योंकि हर विलास शारदा के सहयोग के कारण ये एक्ट आपका आया था। तो उन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट कर दिया गया था, इस अधिनियम का नाम। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। 9वां प्रश्न हम देखते हैं, मराठी पाक्षिक पत्र। ठीक है, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। हु स्टार्टेड द मराठी फॉर्टनाइटली पेपर बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। पेपर में प्रश्न है ये आपका, बाल गंगाधर तिलक, BR अम्बेडकर, VD सावरकर या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो बहिष्कृत भारत जो है ये BR अम्बेडकर द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बी आपका सही उत्तर होगा 9वें का। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्लास, 1924 में BR अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना BR अम्बेडकर ने कब की थी, याद रखेगा 1924 में। ठीक है, और 1927 में बहिष्कृत भारत नाम की पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। तो दोनों चीज आप याद रखिएगा, अखिल भारतीय दलित वर्ग भी याद रखिएगा और बहिष्कृत भारत भी याद रखिएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस की बात की गई है। इंदौर के निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूत ने, मैसूर के शासक ने। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो होगा वो क्या है, होलकर ऑफ इंदौर, इंदौर के होलकर ने। डी आपका सही उत्तर है। सब्सिडरी अलायंस की अगर हम बात करें, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी की, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है पेपर में, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यहां पे देखिए वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसको कि हम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच भी कहते हैं। डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछा था, सब्सिडरी अलायंस शब्द नहीं दिया था, डायरेक्ट पूछ लिया था कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस
किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वेलेस्ली द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना। अब आपको पता है ये क्या करते थे, ये कहते थे कि हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरीके से जो आर्मी वाला था, सोल्जर्स वाला था, वो कहते थे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो जब आपकी रक्षा किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाती है तो आप भी उसी पे डिपेंड हो जाते हो। कुछ इस तरीके की इनकी पॉलिसी रहती थी ये। अब यहाँ पर पेपर में प्रश्न जो बनता है, कई बार बना भी है PYQ। अगर हम पास्ट ईयर के प्रश्नों को देखें, जिन बच्चों ने भी पहले पेपर दिए हैं उनको पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर पूछता है कि सब्सिडरी अलायंस कहां कहां लगा था, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करिए, क्रोनोलॉजिकली उनको अरेंज करिए। तो सबसे पहले अगर हम इस संधि की बात करें तो सबसे पहले इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने किया था। याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बना है यहां से। फिर मैसूर जो था वो दूसरा राज्य था जिसने 1799 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। फिर 1801 में वेलेस्ली ने जो अवध के नवाब थे उनको इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था। फिर 1802 में अगर हम बात करें, 1802 में 1802 की अगर हम बात करें तो बाजीराव द्वितीय ने इस पर साइन किया था, ठीक है। फिर इसके बाद 1803 में सिंधिया ने व भोसले ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो क्लास यहां से पेपर में प्रश्न बना है, आपको अरेंज करने को बोला था, जिसमें कि सबसे पहले आप याद रखोगे हैदराबाद, मैसूर, अवध, ठीक है। फिर उसके बाद मराठा, फिर यहां पर आपके हो गए सिंधिया और लास्ट में आपके हो गए भोसले। तो एक सीक्वेंस में पूछ लेता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां प्रश्न। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? Which factory was established by the Dutch in Bengal? बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो बंदेल, पिपली, हुगली या श्री रामपुर? तो मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट प्रश्न है, यहां पर सही उत्तर आपका है पिपली। डच ने पिपली में अपना कारखाना स्थापित किया था, फैक्ट्री स्थापित की थी जो कि बंगाल में थी। 11 का बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। वर्ष 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या है? What was the goal of education expressed in the Wood Dispatch of the year 1854? तो सबसे पहले 1854 में वुड डिस्पैच आया है, ठीक है। अब यहाँ पर 1854 में अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ये भी चीज याद रखिएगा। अब यहां पर आपको ऑप्शन ABCD दिया है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ABCD को पढ़िए। जैसे देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिजिनस इंडियंस। दूसरा है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर कल्चर इन इंडिया। थर्ड है अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द लिटरेसी अमंग द इंडियन पीपल यूजिंग द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और आखिरी है आपका परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। फिर टू एंटर इनटू द साइंटिफिक रिसर्च एंड रैशनलिज्म इन द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। तो वुड डिस्पैच का जो मेन पर्पस था ना, वो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना था, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। दो इसे मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आप। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश पे भी फोकस किया गया था, वेनाकुलर लैंग्वेज पे भी फोकस किया गया था। ये चीज याद रखिएगा। और इसी के चलते, वुड डिस्पैच के ही चलते, जैसे कि लंदन में यूनिवर्सिटीज थी, उसी तरीके से भारत में भी यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई थी। कहाँ कहाँ? मुंबई में, कोलकाता में और मद्रास में। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, प्रस्ताव के अनुसार। किस प्रस्ताव के अनुसार? वुड डिस्पैच के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर, लंदन विश्वविद्यालय जैसे था उसी तरीके के, उसी आदर्श पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो पेपर में यह प्रश्न बनता है। अब इन्होंने जब उच्च शिक्षा की बात की थी वुड डिस्पैच में, तो इन्होंने अंग्रेजी माध्यम की बात की थी। देखिए, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया था, परंतु साथ ही साथ वेनाकुलर लैंग्वेज पर भी फोकस किया गया था। परंतु साथ ही साथ देशी भाषा, जिसको कि हम अंग्रेजी में वेनाकुलर लैंग्वेज कहते हैं, के विकास को भी महत्व दिया गया था, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखेंगे। अच्छा,
इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी थी कि जिलों में एक एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल स्थापित करने के लिए, कि जितने भी जिले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल स्थापित करना। एंग्लो मतलब वहां पे इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, और वर्नाकुलर मतलब वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी वहां पे यूज होगी। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न देखिए, थायराइड ग्रंथि किस ग्रंथि के अंतर्गत आती है? थायराइड ग्लैंड बिलोंग्स टू विच ग्लैंड? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है अंतःस्रावी ग्रंथि, फिर उसके बाद दिया गया बहिःस्रावी ग्रंथि, फिर ए एंड बी, फिर डी है कोई नहीं। तो जब भी हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर होगा, यहां पर ए सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, इस फिगर के थ्रू मैं आपको बताऊंगी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स इन द ब्लड, वो ब्लड में ही हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो दे सिक्रीट्स हार्मोन इन द ब्लड। ठीक है, जब भी हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो यहां पे जो है, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन, जो भी सिक्रीशन हो रहा है ग्लैंड के द्वारा, जो भी केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है ग्लैंड के द्वारा, केमिकल्स की बात करें, जो भी केमिकल्स ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है वो ब्लड में नहीं सिक्रीट कर रही है, वो आपके आउटर सरफेस में सिक्रीट कर रही है, जैसे कि स्किन में। चीजें समझ में आई? इंडो मतलब इन द बॉडी, इन द ब्लड, इन द वेन। समझ में आ रहा है? जब भी हम एक्सो की बात कर रहे हैं, बही की बात कर रहे हैं, हम बाहर के सरफेस की बात कर रहे हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो जो भी केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो उनको सिक्रीट करते हैं ऑन द आउटर सरफेस, जैसे कि स्किन की हम बात करें। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। तो थायराइड की जब भी हम बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड यहां होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, और पूछा जाता है कि यहाँ पे जो घेंगा वाली बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन शहरों में कोष्ण शीतोष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु की बात की जा रही है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात की जा रही है। और कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि केप टाउन, ठीक है, लॉस एंजलिस, फिर एडिलेड, फिर सेंटियागो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव अ टेम्परेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट? तो यहां पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, इनको जब आप लोकेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहां पर डी आपका सही उत्तर है। देखिए, अब अगर हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात करें तो इस रीजन में आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन में जो आपके शहर आते हैं, सिटीज आते हैं, वहां पर ऑलिव मिलता है, खट्टी चीजें मिलती है मेनली। ठीक है, ऐसा भी पेपर में प्रश्न पूछा था कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक दी थी और पूछा था यहाँ पे ऑलिव्स मिलते हैं, खट्टे फल मिलते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्तनधारियों की कोशिकाओं के निम्न में से किन कोशिकाओं में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ मैमेलियन सेल वाटर डिग्रेडेबल एंजाइम इज एबंडेंट? तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया है, फिर राइबोसोम बोला गया है, फिर लाइसोसोम बोला गया है, फिर न्यूक्लियस बोला गया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? सी है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, या फिर लाइट हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, मुझे बताइए। तो यहां पर 15 का सी आपका सही उत्तर है। 16 प्रश्न को हम देखते हैं, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? Which of the following energy is stored in the bonds between the atoms? सबसे पहले आता नाभिकीय ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा, फिर उष्मीय ऊर्जा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम, जब भी हम एटम्स की बात करते हैं उनके बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पर रासायनिक ऊर्जा की फॉर्म में। 16 का बी आपका सही है। चलिए 17 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सप्लोजिव? अच्छा क्लास, पेपर में कई बार प्रश्न आपसे पूछता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे और न्यूक्लियर फिजन पे, तो ये भी चीज याद रखिएगा आप। जब भी हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन में देखा जाता है, ठीक है,
और जब हम फिजन की बात करते हैं तो एटॉमिक बम हो गया आपका। यहां पर पूछा गया एक्सप्लोजिव की बात की गई है, तो सबसे पहला दिया गया है आपको ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा ट्राई नाइट्रोटोलिन, फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म, फिर उसके बाद ट्राइनिमिथाइलिन, ट्राइनाइट्रोइथाइलिन, ठीक है, RDX जिसको कि हम कहते हैं। तो यहाँ पे नॉट एन एक्सप्लोजिव आपका कौन सा नहीं है, क्लोरोफॉर्म नहीं है, ठीक है, सी आपका एक्सप्लोजिव नहीं है। अक्सर मूवीज में देखा होगा लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म सुंघा के सामने वाले को बेहोश कर देते हैं। तो ये एक आसान सा प्रश्न था, 17 का सी आपका सही उत्तर है। 18वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। लो फ्रीक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस विद द फ्लूइड ऑफ स्मॉलर लेंथ। और दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया है, साउंड कैन प्रोपोगेट एज अ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव फ्रॉम द रॉक। तो यहां पर आपका सही जो आंसर है वो क्या है, बी है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है 18वें का। अब देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, और ये जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हम बात करेंगे कि किसी लाइट की या हम किसी भी चीज की, हम किसी भी रेस की वेवलेंथ की जब भी हम बात करेंगे तो उसका जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, ठीक है, किसी भी रेस का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, किसी भी तरंग का वेवलेंथ, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतनी कम उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है विबग्योर के बारे में। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19वां प्रश्न। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया, ठीक है, बनाया जाएगा या बन रहा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल वॉर मेमोरियल हैज बिल्ट। तो मेरठ, कानपुर, गोरखपुर या फिर लखनऊ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या है, मेरठ में, ए आपका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1995 से गरीबी के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 5 योजनाएं क्रियान्वित हैं। निम्न में से कौन सी योजना इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि 1995 में स्टार्ट किया गया था, इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि उसका पार्ट नहीं है। सबसे पहले नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल डिलीवरी बेनिफिट स्कीम, राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, फिर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और आखिरी है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में कौन कौन से आपके पार्ट्स हैं, तो वो कौन कौन से, देखिए सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात की गई है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात की है, इसमें इंक्लूडेड है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इसमें इंक्लूडेड है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना इसमें इंक्लूडेड है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना इसमें है और राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, ठीक है, लेकिन हेल्थ प्रोग्राम इसमें नहीं इंक्लूडेड है। तो चीज क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पे कि हमने क्यों बोला था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें नहीं इंक्लूडेड है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ईयर याद रखिएगा आप लोग सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का 1995। 21वां प्रश्न देखते हैं। मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जीने का अधिकार से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है, किस आर्टिकल में राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी आपका है। 21वें, 24वें, 30वें या फिर 32वें। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 आपका सही होगा। राइट टू लाइफ आपका जिसमें है ना, उसी में राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी ये भी आपका इंक्लूडेड है। अब देखिए क्लास, अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें जो कि फंडामेंटल राइट है, उसमें और क्या क्या दिए गए हैं। मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, आजीविका का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, एकांतता में जीने का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार,
ठीक है। विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार, आश्रय का अधिकार, हिरासत में मृत्यु के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, कुछ भी और सब कुछ जो एक गरिमापूर्ण जीवन के मापदंड को पूरा करता है। तो ये सब आपका किस में आता है? आर्टिकल 21 में। अगर पेपर में कोई भी इसमें से एक अधिकार आपसे पूछ ले, जैसे पूछ ले विदेश जाने का अधिकार किस में दिया है, तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 21 में दिया है। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, किसमें है? आर्टिकल 21 में है, ठीक है। तो पेपर में प्रश्न कैसे पूछेगा आपको समझ में आ गया होगा। 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किस राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकता है? ठीक है, किस आर्टिकल में यह बोला गया है कि गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो कोई भी जो आपका बिल है, जो विधेयक है, उसको प्रेसिडेंट के एसेट के लिए रिजर्व कर दे। तो आर्टिकल 191, 200, 201, 195 ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। और आर्टिकल 200 में जो गवर्नर है वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है कि अगर वो मनी बिल नहीं है, अदर देन मनी बिल है, तो वो प्रेसिडेंट के एसेट के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है। बी आपका सही उत्तर है। 23वां प्रश्न देखते हैं, किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हो कि ये जो लॉ बना है वो वैधानिक नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं है, या फिर इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो, ठीक है, या फिर वह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो, इट इज कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और आखिरी है नहीं, तीसरा है आपका या उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर हो जिसने इसे बनाया है। इट इज क्रिएटेड बाय एन इनकम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जिसके पास अधिकार नहीं है, उसने ऐसा कोई लॉ बना दिया हो, ठीक है, वह अंतरराष्ट्रीय संधियों के खिलाफ हो, इट इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो मैं आपको बता दूं, वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट के केस में जा सकता है, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती में दिया गया था कि हमारे संविधान में कोई भी ऐसी छेड़खानी नहीं की जाएगी जिससे कि हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन आए, तो एक तरीके से हम उससे भी इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो वो भी उस कंडीशन में भी। एंड इट इज क्रिएटेड बाय एन इनकम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी जिसके पास इतनी पावर नहीं है तब भी उसने कुछ लॉज बना दिए हो, तो इन तीनों कंडीशन में आपका जाया जा सकता है। तो 1, 2 एंड 3, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। 24वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो ऐसा प्रश्न पढ़ने में ना बहुत समय बर्बाद हो जाता है क्लास, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे लिया करिए, मुझे लगता है वो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। तो ध्यान से सुनिए, इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में तैयार किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड बिटवीन द दिसंबर 1946 टू दिसंबर 1949। संविधान के प्रारूपों पर जन सभाओं में चर्चाएं हुई थी। डिस्कशन वेयर हेल्ड इन द पब्लिक मीटिंग। ठीक है, विश्व में संविधान का यह संक्षिप्ततम प्रलेख है, ठीक है, ब्रीफेस्ट डॉक्यूमेंट है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। दिसंबर 1949 में प्रारूपण पूरा होने के तुरंत बाद यह पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया था। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, इट वाज प्रिपेयर्ड बिटवीन द दिसंबर 1946 टू 1949 के बीच में हमारे संविधान की रचना हुई, सही है, ठीक है। पब्लिक मीटिंग में इसका डिस्कशन नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वहां पर इसका डिस्कशन होता था, एकदम गलत है ये। अगर हम संविधान की बात करें तो हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, ये भी एकदम गलत है, ठीक है। और संविधान लागू होने के बाद सून आफ्टर ड्राफ्टिंग, एक बार ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई तो आपका ऐसा नहीं था कि संविधान पूरा लागू कर दिया गया था, ठीक है। संविधान के कुछ हिस्से आपके दिसंबर 1949 में लागू किए गए थे और कुछ हिस्से जो थे आपके, कुछ आर्टिकल्स जो थे, कुछ प्रोविजंस थे, वो जनवरी में जाकर लागू किए गए थे। तो यहां पर आपका ए जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है?
ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन इंडियन सिटीजन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सिटीजनशिप, तो यहाँ पे परित्याग करने पर, ठीक है, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर, तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन, ये 3 आपके प्रोविजंस है जिसके के थ्रू एक भारतीय सिटीजन अपनी नागरिकता खो सकता है। या तो वो खुद चाहे या तो फिर वो कुछ एनिमी वाला काम किया हो जिसकी कंडीशन में उसके छीन लिया जाए नागरिकता का अधिकार। तो पेपर में प्रश्न पूछता है कि नागरिकता का अधिकार किस पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट 2 में दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप की बात की गई है। 26वां प्रश्न देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक है। इज ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ अ स्टेट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव। अब क्लास एक चीज ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन में, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो, हम जब 213 की बात करते हैं तो इसमें गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी करे, ठीक है। राज्यपाल जो है वो ऑर्डिनेंस कब इशू करता है, जब कोई एक सदन, एक हाउस आपका सेशन में ना हो या फिर दोनों हाउस सेशन में ना हो, ठीक है। एक हाउस सेशन में ना हो या फिर दोनों हाउस सेशन में ना हो तो राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास ये अधिकार आता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। इतनी चीजें क्लियर हो। लेकिन जब एक बार आपके सदन वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर ये ऑर्डिनेंस पास भी हो जाना चाहिए, और 6 महीने के अंदर अगर ये ऑर्डिनेंस पास हो गया तो ये एक एक्ट बन जाता है, नहीं तो ये वहीं पे खत्म हो जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी ऑर्डिनेंस गवर्नर ने इशू किया था जब आपकी जो हाउस था वो सेशन में नहीं था, उसको अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन द 6 मंथ। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर है। एक बार हिंदी में मैं इसको आपको पढ़ के सुना दूं। देखिए, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर। यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर ना मैंने गलती से यहां पे 6 मंथ बोल दिया है, इसको आप 6 वीक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे गलती से मैंने मंथ बोला है, उसको आप वीक जरूर कर लीजिएगा। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग, उसको निर्वाचन मत के लिए, उसको निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, प्रदान करना और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित करना। तो मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, डिटरमाइन द इलेक्शन सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये तीनों रोल किसका है? ये तीनों रोल इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो यहाँ पे लिखा है वो इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन कमीशन कराता है। और आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन के बाद आपका जो भी मेजॉरिटी में पार्टी आती है वो प्राइम मिनिस्टर को अपना चुनती है, तो वो चीज दूसरा हो गया, ठीक है। टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर हो गया, क्योंकि डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन लिखा है। चलिए यहां पर देख लीजिए एक बार, जब भी हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडलों के लिए होने वाले चुनाव करवाते हैं, ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 75 के अंतर्गत की जाती है। 28वें प्रश्न को क्लास हम देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना के प्रमुख उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। Which one of the following best describe the major objective of बीज ग्राम कॉन्सेप्ट? अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आप वीडियो पॉज कर लीजिए और उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो बी है, ठीक है। मैं आपको सीधे उत्तर बता रही हूँ, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है? बी है। टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन टू द फार्मर्स एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी सीड टू द अदर्स एट अ एप्रोप्रिएट टाइम एट एन एफोर्डेबल कॉस्ट। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना मेन ऑब्जेक्टिव था बीज ग्राम कॉन्सेप्ट का। तो बी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। 29 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए।
सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ गैस व और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। नाटकीय संघनन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, बोला गया है जब भी हम सन की बात करते हैं, सन के सेंटर में कोर की बात की जा रही है। ठीक है, कोर में जो आपके सब्सटेंस होते हैं दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड प्लाज्मा, एकदम सही है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। फिर दूसरा, सन एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है जब भी हम स्टार्स की बात करते हैं, हम सन की बात करते हैं, वहां पर फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन मतलब एडिशन होता है। और जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो स्प्लिट हो रहा है। तो फ्यूजन किसमें होता है? ये जो न्यूक्लियर बम्स होते हैं, जो एटॉमिक बम्स होते हैं, वहां पे फ्यूजन होता है। और जब हम स्टार्स की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, यहाँ पर फ्यूजन होता है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, संलयन होता है, संलयन होता है। ठीक है, फ्यूजन होता है। सोलर एक्लिप्स जो है वो न्यू मून डे के दिन होती है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 29 का सी आपका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह भी एक बड़ा प्रश्न है, तो वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, यमोत्तर पृथ्वी पर 1800 यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है, ये एकदम सही है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपकी एक इमेजिनरी लाइन है, ये चीज समझिएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है विच हैज बीन लेफ्ट ऑन द अर्थ लिविंग अबाउट द 7 लैंड मासेस ऑफ 180 डिग्री मेरिडियन। दूसरा आपका दिया गया, इस रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर होता है, एकदम सही है। पूर्व एवं पश्चिम में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें एक दिन का अंतर होता है। जब इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ की जाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में और पश्चिम में अगर हम देखें तो पूरा एक दिन का डिफरेंस होता है। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यमोत्तर का मध्य होता है। स्टैंडर्ड टाइम इज द मीन ऑफ द मेरिडियन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ अ कंट्री। ये भी एकदम सही उत्तर है। यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा? डी। 1, 2 एंड 3। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 31, हरित क्रांति के प्रभाव से संबंधित नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कही गई है इस प्रश्न में। आप क्या करिए क्लास, बहुत ही बड़ा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और इसको खुद से पढ़िए। मैं आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो सही बात है, हमने कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही थी। तो जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और यहां पर एक स्टेटमेंट आपका दिया गया, मेनी वैरायटीज ऑफ द ट्रेडिशनल क्रॉप्स विच वेयर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड हैड अ हाई एंटी डिजीज पोटेंशियल वेंट एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इस समय जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति में क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लगा। तो कुछ ऐसे भी क्रॉप्स थे उस समय जो कि बहुत पुराने ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे, जो कि इको फ्रेंडली थे, हाई एंटी डिजीज थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण यहाँ पे जो हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज किया जाने लगा, उनकी वजह से ये जो आपके सीड्स थे वो आपके एक्सटेंट हो गए, खत्म हो गए। ये भी एकदम सही है। इंक्रीज द इरिगेशन, इंक्रीज द एल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, ये भी एक निगेटिव इंपैक्ट था। ठीक है, कि ज्यादा इरिगेशन की वजह से, ज्यादा सिंचाई की वजह से जो मृदा थी वो ज्यादा आपकी क्या होने लगी, उनकी एल्कलिनिटी बढ़ने लगी और उनकी सैलिनिटी भी बढ़ने लगी। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न को आप गलत कर देंगे। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछता, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, MS स्वामीनाथन को, तब आप हो सकता था आप कर पाते कि नहीं। लेकिन दो नाम याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग, जिसको कि क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन तो MS स्वामीनाथन का नाम याद रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछा होता तो मैं कहती कि आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप नहीं आंसर दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल सकते थे। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर है।
32nd क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री रेंज किसे कहा जाता है? ईस्टर्न घाट को, वेस्टर्न घाट को, शिवालिक रेंज को, या फिर विंध्याचल माउंटेन को? तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपका सही उत्तर है वेस्टर्न घाट को, ठीक है, इधर की, जैसे अगर ये है तो इधर ये जो रेंज है आपकी, इसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं और इसी को हम सह्याद्री भी कहते हैं। ये किन किन रीजन्स में आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में विस्तृत है। अगला हम देखते हैं गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, गिरना परियोजना, गिरना प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन लोकेटेड? दुबई, जेद्दा, इस्लामाबाद या फिर अंकारा? तो ये आपका डायरेक्ट प्रश्न है, जेद्दा में OIC का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। 35 प्रश्न को अब हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज अप्रोक्सीमेटली 110, 135, 160, 185। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, सी आपका सही उत्तर है। ये अप्रोक्सीमेटली 157.53 है, जिसको कि हम कह सकते हैं आपका 160। जिन प्रश्नों में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है वहां पे हम लोग सीधे आंसर देखते हुए चलते हैं। 36 प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष साक्षरता दर वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिटरेसी रेट के बेसिस पे स्टेट्स को अरेंज करना है। तो गोवा, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, गोवा, त्रिपुरा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा या फिर त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, केरल। ठीक है, आप सभी को पता है केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। अगर किसी को यह भी पता है तो इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से हल कर सकते थे। सी आपका सही उत्तर है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में है, फिर मिजोरम में है, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। 37 प्रश्न देखें, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम बताइए। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट यूटीज विद द लोवेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन: मेघालय, दमन, दीव, गोवा, मिजोरम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दिया गया है मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है? मिजोरम। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगर हम देखें तो मिजोरम में 0.1% पॉपुलेशन जो है वो आपकी अनुसूचित जाति की है। उसके बाद मेघालय है, फिर गोवा है। 38 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन and the hypoglycine are naturally found in लीची। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन और हाइपोग्लाइसिन जो है वो प्राकृतिक रूप में लीची में पाए जाते हैं। फिर दूसरा है ईटिंग लीची कैन कॉज द हाइपोग्लाइमेसिया इन ऑल द चिल्ड्रन। और आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन की अगर हम बात करें या फिर हाइपोग्लाइसिन की बात करें तो ये लीची में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर अत्यधिक मात्रा में ये लीची का सेवन किया जाए तो यहाँ पे क्या लिखा? ईटिंग द लीची कैन कॉज द हाइपोग्लाइसेमिया इन ऑल द चिल्ड्रन। नहीं, ऑल द चिल्ड्रन नहीं, ऑल द चिल्ड्रन नहीं, ऐसे बच्चे जो कि कुपोषित हैं, ठीक है, जो कि कुपोषित है, अगर वो लीची को ज्यादा मात्रा में खाएं तो उनको हाइपोग्लाइमेसिया हो सकता है, सारे बच्चों को नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ओनली 1, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 39 प्रश्न, किसी भौगोलिक संकेतन के रजिस्ट्रेशन की वैधता कितने वर्ष के लिए होती है? ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन? 5, 7, 10 या फिर 20? जीआई टैग से रिलेटेड प्रश्न पेपर में कई बार पूछे गए हैं और यहाँ पर 10 वर्षों के लिए इनका रजिस्ट्रेशन होता है। अब क्लास देखिए, जैसे सुरखा अमरूद जो है इलाहाबाद का, उसको जीआई टैग मिला है। जो चिकनकारी है, चिकनकारी वर्ग जो है लखनऊ का, उसको मिला है। ठीक है, मलिहाबाद का दशहरा
बनारस का आप सभी को पता है, बनारसी ब्रोकेट वर्क जो वहां का होता है, ठीक है। फिरोजाबाद की ग्लासेस, इसी तरीके से हैंडमेड कारपेट भदोई। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा यूपी में कौन कौन से आपके जीआई टैग किसको किसको मिला है। मेरठ में सीजर, फिर बनारस में सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क। इसको एक बार देख लीजिएगा क्लास, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। इन ऋग्वेद विच रिवर इज रेफर्ड टू एज अ माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा? इंडस, सरस्वती, वितस्ता या फिर यमुना? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। बी आपका सही उत्तर है। माते तमा मतलब सबसे अच्छी माँ, देवी तमा मतलब सबसे अच्छी देवी और नदी तमा मतलब सबसे अच्छी नदी। किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है। तो चलिए क्लास, आज के सेशन में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया। 40 प्रश्नों में जो जीआई टैग वाला प्रश्न था ना, उसको आप एक जगह स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो आप खुद गूगल पे सर्च करेंगे जीआई टैग यूपी में किन किन प्रोडक्ट्स को मिला है उसको देख लीजिएगा। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले भी प्रोडक्ट्स देख लीजिएगा, यहाँ से यूपी स्पेशल से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और मेंस में भी बनते हैं, इसलिए 1-2 याद रहेंगे, मतलब 1-2 नहीं, कई सारे याद एक बार पढ़ लीजिएगा 5-6 बार, क्योंकि मैथ का कॉलम के फॉर्म में ज्यादातर प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उसको। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन में हम ये 40 प्रश्न डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टेस्ट में हम फिर 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।